Hello students, good morning. Welcome back to Mehta Digital Classes. Students, we were studying about the second chapter from our history part, and our second chapter was New Kings and Kingdoms. Okay students, in this chapter, as you know, we have completed some topics about the Pratihas, Pauls, Rashtrakuts, and about the king and administration, trade, village administration, and shrines. Okay, and today we are going to start a new topic from this chapter, and we are going to discuss about the Mahmud of Ghazni, Muhammad Ghori, and the Battle of Tarain and causes of defeat to of Indian rulers. Okay, students, let's start the chapter. Mahmud of Ghazni. The armies of Mahmud marched all the way from Ghazni in Afghanistan through Multan and reached the divine city of Somnath in Gujarat in the middle of a cold day in December. महमूद जो थे, महमूद गजनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि महमूद जो गजनी थे, उनकी जो आर्मी थी, उन्होंने मार्च किया मतलब कूच करना, मतलब वहाँ से चलना. कहाँ से? गजनी का जो सुल्तान था ये महमूद, और ये कहाँ पे था गजनी? इन अफ़गानिस्तान. तो ये मुल्तान होते हुए कहाँ पहुँचा? ये कहाँ पे हमला किया था इसने? इंडिया में कहाँ पे? गुजरात, सोमनाथ इन गुजरात. ओके, उस समय क्या था? ऑफ ए कोल्ड डे इन दिसंबर का टाइम था, बहुत ठंडा मौसम था. 1025 CE महमूद, who ruled from 1997 to 130, was well prepared for his march through the desert. क्योंकि अफ़गानिस्तान से इसने स्टार्ट किया था मार्च करना, मतलब चलना. तो उस अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब डेजर्ट है, रेगिस्तान है. तो वहाँ से ये पूरी प्रिपरेशन करके वहाँ से चला था विद प्रोविजन्स लॉडेड ऑन ऑलमोस्ट 30,000 कैमल्स. तो इसने पूरी अपनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ से चला था. किसने? 30,000, जो 30,000 समथिंग जो इसके पास क्या थे? कैमल्स थे, ऊँट थे. द डेस्परेट पीपल ऑफ सोमनाथ टुक शेल्टर इन द टेम्पल. तो सोमनाथ में जब इसने हमला किया था, तब सोमनाथ के जो लोग थे तो बेचारे बड़े मतलब इस तरह घबराए हुए थे. तो उन्होंने कहाँ पे शरण ली? सोमनाथ जो मंदिर है गुजरात में, वहाँ पे. फ्रॉम टाइम टू टाइम ए लार्ज नंबर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू फाइट विद द एनिमी. और धीरे धीरे समय पर वो लोग क्या करते थे? अपने दुश्मन के साथ लड़ने के लिए आ रहे थे. एट लास्ट ऑलमोस्ट 50,000 पीपल वर डेड. मतलब कम से कम 50,000, 50,000 लोग क्या हो गए थे? मर गए थे, डेड हो गए थे इस लड़ाई में. According to this account provided by 13th century writer A.L. Qazvini, the total amount of gold, silver and jewels were more than 13,000 dinars. तो जो इसकी जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? 13th सेंचुरी में जो एक कौन थे लेखक? A.L. कज़विनी द्वारा लिखा गया है कि टोटल अमाउंट, जिसे मतलब इसने जो गजनी महमूद जो गजनी था, इसने कितनी लूटपाट की थी भारत में? सोमनाथ मंदिर को इसने जो लूटा था, तो बहुत सारा सोना था, चांदी थी, बहुत सारी ज्वेलरीज जो थी, और 13,000 के समथिंग दिनार ही थी. इसने बहुत बड़ी लूटपाट की थी इसने मंदिर से. महमूद रिटर्न टू गजनी आफ्टर कलेक्टिंग लेजेंडस बूटी. मतलब इतनी ज़्यादा धन दौलत लूटने के बाद ये वापस कहाँ चला गया? गजनी चला गया. ही बिकेम द रूलर ऑफ द गजनी इन 1998 CE एंड ही हैड द डिसाइड टू बिल्ड अ वास्ट एम्पायर इन द सेंट्रल एशिया. इसके बाद ये कहाँ चला गया? वापस गजनी चला गया. और वहाँ पे क्या थी इसकी डिज़ायर, मतलब इसकी इच्छा क्या थी? एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाना. कहाँ पे? इन सेंट्रल एशिया. ही ऑल्सो विश टू मेक गजनी द मोस्ट मैग्निफिसेंट सिटी ऑफ द एरिया. उसकी क्या इच्छा थी? उसकी विश थी कि वो गजनी जो था, उसका राज्य था, उसको बहुत बड़ा एक मैग्निफिसेंट सिटी बनाए पूरे क्षेत्र में. द इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया इंक्रीज हिज ग्रीड. जो इंडिया से ये जो उसने लूटपाट की थी ना, उसने क्या बढ़ा दी? उसकी ग्रीड को. उसकी ग्रीड मतलब उसका लालच बढ़ा दिया था. एज ऑफ द रिजल्ट ऑफ दिस ही इन्वेडेड सेवरल प्लेसेस इंक्लूड पंजाब. इसके बाद इसने क्या किया? लालच बढ़ गया. लालच बढ़ता है तो इंसान और ज़्यादा आगे बढ़ता है, और लालच बढ़ता है उसका. तो उसने धीरे धीरे पंजाब में दखल अंदाजी शुरू की. मुल्तान, फिर पेशावर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ, धनेश्वर, ऐसे करके मतलब उसने बिटवीन 1000 CE से 1025 CE तक इसने क्या की? भारत में लूटपाट की. बहुत बार हमले किए, बहुत बार इन्वेजन्स किए इसमें भारत में. एज ए रिजल्ट
Mahmud's invasion upon northern India devastated and weakened this region. मोहम्मद जो गजनी था, इसने महमूद जो गजनी से क्या हुआ, इसके बार बार में दखल अंदाजी करने से, बार बार हमले करने से क्या हुआ, जो नॉर्दर्न इंडिया था, उत्तरी भारत था, धीरे धीरे क्या होता गया, वीक होता गया वो पूरा एरिया। ठीक है। ऑल्दो द नेक्स्ट ही अनेक्स्ड पंजाब ओनली येट दिस पेव्ड हिज वे फॉर फ्यूचर इन्वेजन्स। पहले उसने पंजाब पे किया, धीरे धीरे फ्यूचर के और इस धीरे धीरे भविष्य में आगे और ज़्यादा इसने आक्रमण करने की योजनाएं बनानी शुरू की। ही कैरिड अवे मैसिव अमाउंट ऑफ वेल्थ अमंग विद मैनी प्रिजनर्स। तो इसने बहुत सारी अपने जब भी हमला करता बहुत सारी लूटपाट करता और इसके साथ बहुत सारे कैदियों को भी अपने साथ ले जाता, विच इंक्लूडेड लर्नड एंड इंटेलेक्चुअल एंड स्किल्ड आर्टिसंस। ही डॉन्ड गजनी विद लग्जरियस पैलेसेस कॉलेज। इससे इस लूटपाट से उसने क्या किया, गजनी में बहुत सारे लग्जरियस पैलेस महल बनवाए, कॉलेजेस बनाए, मॉस्क्यूज बनवाए और टॉम्ब्स बनवाए। ठीक है। अल बरूनी एंड फिरदौसी वर टू ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हु लिव्ड इन हिज कोर्ट। इसके जो राज्य में इसका जो वो राजमहल था, वहाँ पे इसका जो कोर्ट था, वहाँ पे दो जो फेमस जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे, विशेषज्ञ कौन थे, अल बरूनी और फिरदौसी जो थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा था, इन हिज बुक तहकीक हिंद, अलबरूनी की जो बुक थी तहकीक हिंद, अलबरूनी प्रोवाइडेड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंडियन पीपल देयर बिलीव्स। इसमें भारतीय लोगों के बारे में, इंडियन पीपल थे उनके बारे में, उनकी क्या आस्थाएं थी, बिलीव्स थे, एंड द आइडियाज़, इन सब के बारे में उसने राइट किया है। किसने, अलबरूनी ने। किसमें, तहकीक हिंद में। ठीक है। तहकीक हिंद क्या थी, एक बुक थी किसकी, अलबरूनी की। शाहनामा द बायोग्राफी ऑफ महमूद वॉज रिटन बाय फिरदौसी। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, ये बायोग्राफी थी जो महमूद की, ये किसने लिखी थी, फिरदौसी ने लिखी थी। द सक्सेसर्स ऑफ महमूद डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन इंडिया आफ्टर हिज डेथ। मतलब जो इसकी डेथ हो गई थी गजनी की, इसके बाद में जो इसके सक्सेसर थे, मतलब इसके जो वंशज थे, उन्होंने किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया किसमें, इन इंडिया आफ्टर हिज डेथ। इसकी मौत के बाद में इंडिया में किसी तरह का, जैसे ये बार बार जैसे आक्रमण कर रहा था, लेकिन इसके आगे वंशज जो थे उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया भारत में। ड्यूरिंग 11-12 सेंचुरी दे रिमेन इन्वॉल्व्ड द फाइटिंग विद ईच अदर। धीरे धीरे क्या हुआ, 11th और 12th सेंचुरी में द राजपूत क्लैज, राजपूतों के जो समूह थे, जाति थी, इनमें आपस में ही लड़ाइयाँ चलती रही थी। वेरियस मुस्लिम ट्रेडर्स एंड सूफीज रिलीजियस संत्स केम एंड सेटल डाउन इंडिया। बहुत सारे धीरे धीरे मुस्लिम ट्रेडर्स, व्यापारी जो थे, सूफी संत, ये सब इंडिया में सेटल हो गए। नाउ इंटरेक्शन बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम्स हैड स्टार्टेड डेफिनेटली बट इन स्मॉलर मैनर। धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम के जो मतलब इनमें कॉन्फ्लिक्ट थे, धीरे धीरे क्या होने लग गए, लेकिन थोड़े छोटे स्तर पे थे, स्मॉल मैनर्स कह सकते हैं, बड़े स्तर पे नहीं थे। नाउ मोहम्मद ऑफ गौर, हम महमूद गजनी की बात कर चुके हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोहम्मद ऑफ गौर। गौर जो प्लेस थी, उसका शासक जो था, सुल्तान था, कौन था, शहाबुद्दीन मोहम्मद। शहाबुद्दीन मोहम्मद ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ गजनी। फिर जो शहाबुद्दीन मोहम्मद था, वो गजनी की जब गद्दी पे बैठा इन 1173, मेकिंग पंजाब एज हिज बेस। पंजाब को इसने मुख्य अपना बेस बनाया। ही स्टार्टेड फॉर ए कैंपेन टुवर्ड्स दिल्ली एंड गंगा वैली। धीरे धीरे इसने किसके खिलाफ मतलब कैंपेन करनी स्टार्ट की, दिल्ली और गंगा किनारे, गंगा नदी के आसपास के एरिया में। एट दिस टाइम पृथ्वीराज चौहान ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ अजमेर। इस समय जब ये था मोहम्मद गौर जो था, उस समय अजमेर के राजगद्दी पे कौन बैठे थे, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। शॉर्टली आफ्टर हिज conquered दिल्ली एंड डिफीटेड द चंदेल्स। धीरे धीरे शॉर्टली आफ्टर दिस इसने क्या किया, दिल्ली पे शासन किया, फिर चंदेलों को हराया। हाउएवर ही वाज डिफीटेड बाय द रूलर ऑफ गुजरात एंड देन टर्न टुवर्ड्स पंजाब एंड गंगा वैली। लेकिन ये गुजरात के रूलर के द्वारा हार गया था और धीरे धीरे पंजाब और गंगा वैली के एरियाज पे भी इसने क्या करना शुरू किया, आक्रमण। एज दीज टू पावरफुल रूलर्स, दो पावरफुल रूलर पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद वांटेड टू ऑक्यूपाई दिस रीजन। तो दोनों क्या थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद जो गौर था, मोहम्मद गौरी जो थे, दोनों किस पे रूल करना चाहते थे,
इन एरिया पे रूल करना चाहते, कौन से, गंगा नदी के आसपास जो गंगा वैली का जो एरिया था। दिस एम्बिशन ऑफ टू लेड टू एक्योरेंस ऑफ टू बैटल्स, इससे इसकी वजह से ये दो बड़े शक्तियाँ जी थी, इनके बीच में दो युद्ध हुए थे, टू बैटल्स हुई थी। कौन कौन सी बैटल्स हुई थी? 1191 में हुई थी फर्स्ट बैटल, और 1192 में सेकेंड बैटल, द बैटल ऑफ तराइन जिसे हम कहते हैं। फर्स्ट वॉर तराइन का और ये सेकेंड वॉर हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, और ठीक है, और इसमें किसकी इसमें पृथ्वीराज चौहान की हुई थी, और दोबारा जब हुआ था तब किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की हुई थी। The Battle of Tarain. Now we talk about the Battle of Tarain. Muhammad faced a crushing defeat in the first battle and he barely escaped with his life. पहली बैटल में तो ये बहुत बुरी तरह से हार गया था और अपनी जान बचा के भाग गया था। However, within a year he returned back with a massive army. पर एक साल बाद ये बदला लेने के लिए फिर एक बड़ी सेना तैयार करके आया था। Making careful preparations on the other हैंड, दूसरी तरफ पृथ्वीराज मैनेज टू गेन द सपोर्ट ऑफ ऑल द राजास ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एक्सपेक्ट, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो थे वो क्या कर रहे थे, और राजा जो थे आसपास के अपने नॉर्दर्न इंडिया के, उनको क्या कर रहे थे, ये इकट्ठा कर रहे थे, अपनी पावर को बढ़ा रहे थे, अपने सपोर्ट में ले रहे थे। जो जयचंद थे मेन, उन जो कन्नौज के शासक जो जयचंद थे उनका बहुत सपोर्ट था। बट द एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड रैपिड मूवमेंट्स ऑफ तुर्किश आर्मी, लेकिन बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन और अच्छी मूवमेंट कह सकते हैं किसकी, तुर्की आर्मी, तुर्की मोहम्मद गौरी जो थी, तो उनकी जो सेना की बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, उनका मूवमेंट देख लो या ऑर्गेनाइजेशन देख लो, उसकी वजह से क्या हो गया था, ये जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। हिम एंड सो मोहम्मद स्टूड विक्ट्रीज इन दिस बैटल, उसे जीत मिली इस बैटल में। ही ऑक्यूपाइड दिल्ली एरियाज इन ईस्टर्न राजस्थान, राजस्थान के ईस्ट भाग पे कब्जा कर लिया और दिल्ली को भी क्या कर लिया, दिल्ली पे भी अपना कब्जा जमा लिया। बिटवीन द ईयर्स 1192 सी टू 1206 सी द तुर्किश रूल स्प्रेड ओवर, धीरे धीरे क्या हुआ, इनका रूल चारों तरफ शासन फैलता गया। गंगा, जमुना, दोआब, बंगाल, बिहार इन सब एरिया में। इट शुड बी नोटेड हियर द मोहम्मद ऑल्सो डिफीटेड जयचंद्र, उसने जयचंद्र को भी हरा दिया बाद में। एंड रूल ऑफ कन्नौज, कन्नौज पे भी क्या कर लिया, रूल कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खिलजी द टू जनरल्स ऑफ मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी इनके दो जनरल थे, किसके, मोहम्मद गौरी के। हैंडल द कॉन्क्विस्ट एंड मोहम्मद वाज रिक्वायर्ड टू गो बैक टू गजनी, तो धीरे धीरे क्या किया, तो इसके जो दो जनरल थे खास थे इसके, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, उन्होंने यहाँ का पूरा जो गंगा वैली, यमुना दोआब का जो एरिया था, बंगाल, बिहार, सब पे इन्होंने अपना मतलब इन्होंने संभालना शुरू किया। जो दो जनरल थे किसके, मोहम्मद गौरी के। और मोहम्मद गौरी आराम से क्या चला गया था, अपना निष्फिक्र होकर बाहर वापस अपने गजनी चला गया था। ओपन टू हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किसको दे दिया था इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी को दे दिया था। ही वॉज मर्डर्ड ऑन हिज वे टू गजनी, लेकिन गजनी लौटते समय इसका क्या कर दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था, इसका कत्ल कर दिया गया था। किसका, मोहम्मद गौरी का। ही इज़ कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया, इसे एक तरह से फाउंडर कहा जाता है तुर्किश रूल का। कहाँ पर, इन इंडिया में। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अवर कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ इंडियन रूलर्स, हमारे इंडियन जो रूलर्स थे, भारतीय जो शासक थे, इनके हारने के क्या कारण थे वो हम पढ़ने वाले हैं। प्रॉबेबली द इंडियन रूलर्स वर नॉट यूनाइटेड एंड दे डिड नॉट मेक कंबाइंड एफर्ट्स टू डिफेंड द नॉर्थ वेस्ट रीजन। देखो हमारे जो इंडियन रूलर्स थे वो क्या थे, एक नहीं थे, यूनिटी नहीं थी उनमें, यूनाइटेड नहीं थे वो, तो उनमें बहुत ज़्यादा क्या थे, डिफीट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मतलब लड़ाई झगड़े उनमें चल ही रहे थे बार बार नॉर्थ वेस्ट रीजन्स को लेके। इफ दे हैड बीन यूनाइटेड, यदि वो एक साथ होते, दे वुड हैव डिसलोडेड द तुर्किश रूलर्स, तो वो क्या कर सकते थे, तुर्क जो रूलर थे उनके बार आक्रमण को रोक सकते थे, ख़त्म कर सकते थे। व्हेन दे वर सेटल डाउन इंडिया, जब वो इंडिया में सेटल हो रहे थे, कौन, तुर्किश, लेकिन वो आपस में ही लड़ने में रह गए इंडियन जो रूलर्स थे। दे डिड नॉट हैव द फॉरसाइट दैट द तुर्किश कुड एक्सटेंड देयर किंगडम, मतलब उन्होंने ये फॉरसाइट ही नहीं किया था, मतलब सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये तुर्किश जो इतनी इवन बियॉन्ड पंजाब से लेके यहाँ तक, मतलब इतना इसको इतना कब्जा कर सकते हैं, कि इन्होंने सोचा ही नहीं था ऐसे इंडियन रूलर्स ने।
ऑल दो द तुर्कीज डिड नॉट हैव मॉडर्न वेपन्स, वो सोचते थे कि इनके पास किसी तरह के कोई मॉडर्न हथियार नहीं, येट देयर सुपीरियर हॉर्सेस एंड माउंटेन आर्चर्स वर टू रैपिड और एज कम्पेयर टू अवर स्लोली मूविंग एलिफेंट्स। तो ये सोचते थे कि इनके धीरे धीरे जो मतलब इनके पास इतनी ताकत नहीं है जितनी कि हमारे पास है। देयर इज़ नो डाउट दैट बोथ महमूद एंड मोहम्मद वर ब्रिलियंट लीडर्स, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी बड़े ब्रिलियंट लीडर्स थे, माइटली कमांडर्स थे इनके पास में। मैनी राइटर्स से दैट दे डिपेंडेड ऑन द सामंत फॉर द सप्लाई ऑफ आर्मी, मतलब बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है कि ये मतलब अपने सामंत जो होते थे उन पर डिपेंड होते थे, किसके लिए, अपनी आर्मी के लिए। सो देयर आर्मी वॉज नॉट वर्किंग टुगेदर ऑलवेज। आफ्टर द battle was over, all of them took their own ways and there would be no common plan to action. Then it is essential for all us to understand the reasons behind why the foreigners occupied vast regions of our country। मतलब इन लोगों ने इतना हर मतलब बाहरी जो बाहर की कंट्री से जो लोग आ रहे थे उन्हें इतना सीरियसली नहीं लिया था इन्होंने कि वो भी यहाँ पे ऐसा नहीं सोचा था कि वो भी यहाँ आके क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं हमारे ऊपर। मतलब ये खुद की लड़ाइयों में ही बिजी रहते थे। तो इस तरह से फॉरेनर्स मतलब उन्होंने नहीं सोचा था कि वाई द फॉरेनर्स ऑक्यूपाइड वास्ट रीजन ऑफ आवर कंट्री, दिस विल मेक अस आइडेंटिफाई आवर वीकनेस एंड टेक सच एक्शन सो दैट दीज थिंग्स नेवर हैपन इन द फ्यूचर। मतलब ये सब चीज़ें क्या है, दिस विल मेक अस आइडेंटिटी, ये सब हमें ये सब जो हम ये सब रीजंस हैं, इससे हमें ये सब सोचने को मिलता है। मतलब इससे हम ये चीज़ पहचान सकते हैं कि हमारी वीकनेस क्या थी, जो इंडियन रूलर्स की क्या वीकनेस थी, क्या कमियां थी, उनकी कमज़ोरी क्या थी, ताकि इन कमज़ोरियों को पहचान के आगे कैसे किस तरह के डिसीजन ले सके कि फ्यूचर में ऐसा ना हो सके। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है इसका काफ़ी सारा पार्ट है आपके डिलीट हो चुका है। द चोलाज है, चोल वंश जो है, चोलास के बारे में और चोलास गवर्नमेंट जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस है, ये सब आपके चैप्टर का जो पार्ट है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये चैप्टर इतना ही पढ़ना है, यहीं तक पढ़ना है, तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बाकी जो एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन आंसर जो कंपल्सरी होंगे आपके, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी जब भी, तो इसका हिस्ट्री का हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।